26 दिनों के युद्ध की बड़ी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि 28 फरवरी को शुरू हुआ ये युद्ध कैसे आज 26वें दिन भी उतना ही आक्रामक नजर आ रहा है। हालांकि युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच हमले अभी भी जारी हैं और आप देखिए कि एक से बढ़कर एक विध्वंस की तस्वीरें हर दिन सामने आ रही है। वो ये बता रही हैं कि तीनों देशों की तरफ से, अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से सैन्य कार्रवाई कितनी आक्रामक हो चली है, जिसका दंश खाड़ी देश सबसे ज्यादा झेल रहे हैं और अब मुसीबत आम नागरिकों के लिए है और अन्य देशों के लिए भी। चलिए युद्ध से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ईरान के कज़विन प्रांत में बड़ी स्ट्राइक हुई है। ईरान के अल्बोर्ज इंडस्ट्रियल टाउन में बड़ा हमला किया गया। इजराइल के मिसाइल हमले की तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए, हैरान कर देने वाली तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। इजराइल द्वारा ये मिसाइल हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। आंख का ऊंचा गुबार आपको नजर आएगा, ऊंची लपटें आपको नजर आएंगी। ईरान के अल्बोर्ज इंडस्ट्रियल टाउन का ये इलाका जहां पर ये बड़ा हमला किया गया और उसके बाद ये बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है। कज़विन प्रांत में इस बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इजराइल में स्ट्राइक का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जहां पर ईरान के हमले से तेल अवीव पूरी तरीके से दहला हुआ नजर आया। हमले में कार के परखच्चे उड़ गए, उसका सीसीटीवी फुटेज ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमले से कैसे दहल उठा तेल अवीव शहर। और यहां पर कतार में वाहन खड़े हुए हैं और पीछे की तस्वीरें देखिए कैसे ब्लास्ट होता है और पूरी की पूरी गाड़ी उड़कर हवा में ऐसे गिरती है, उसके परखच्चे चारों तरफ बिखर जाते हैं, धुआं धुआं हो जाता है। और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई कि कैसे हमले को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से आप देखिए, उछलकर ताश के पत्तों की तरह ये बिखर जाती है गाड़ी, पूरे परखच्चे इसके नेस्तनाबूद होते हुए आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया तेल अवीव में। लगातार इजराइल को अटैक कर रहा है ईरान और वो कह रहा है कि हम ये हमले जारी रखेंगे और इन सब के बीच इजराइल भी लगातार हमलावर बना हुआ है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े दावे कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध पर ट्रंप का एक और बड़ा दावा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है। ईरान ने तेल गैस से जुड़ा हमें तोहफा भेजा है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़ा ये तोहफा हमें मिला है। हम सही लोगों से अब डील कर रहे हैं। हालांकि ये तोहफा क्या है, इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया। मीडिया से बातचीत के दौरान, प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने इस तोहफे का जिक्र किया। कल उन्होंने बड़ा जिक्र किया था कि हम बातचीत कर रहे हैं, ईरान के किसी बहुत ही ताकतवर नेता से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने उस नेता का नाम नहीं बताया। आज उन्होंने कहा कि ये तोहफा हमें मिला है ईरान की तरफ से, लेकिन क्या तोहफा है ये उन्होंने जिक्र नहीं किया। आप खुद सुनिए क्या दावा कर रहे हैं एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति। They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Was it related to the Strait of Hormuz and the flow of... Yeah, it was related to the flow and to the strait. Yeah, it was. तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में उनकी बातचीत चल रही है। कोई ऐसा है जो उनकी बात को सुन रहा है, कोई ऐसा है जो ईरान और अमेरिका युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप से बातचीत भी कर रहा है। साथ ही बड़े तोहफे का भी जिक्र किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो है कौन? कौन है वो जो ट्रंप का सीक्रेट मैन है, जो पश्चिमी एशिया की जंग रुकवा सकता है? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति उसका नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या वाकई ईरान के साथ डील चल रही है? क्या वाकई ईरान के नेता ट्रंप से बात कर रहे हैं? आखिर वो कौन है जो ट्रंप का सीक्रेट मैन है? वो कौन है जो पर्दे के पीछे से डील कर रहा है? ये सारी बातें, सारे सवाल, ये सारे कयास ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आए हैं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कोई है जिसके साथ वो ईरान में बात कर रहे हैं और जिसके साथ वो मिलकर ईरान की सत्ता को चला सकते हैं।
Thank you. Singapore moves. Who's going to be in control of That'll that? be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and us. And maybe we find somebody like that in Iran. लेकिन ईरान में हालात वेनेजुएला जैसे नहीं, बल्कि ट्रंप और नेतन्याहू की सैन्य टीम ने ईरान को नरक बना दिया है। उसके आधे हिस्से को शमशान बना दिया है, लीडर्स को मार दिया है। खाड़ी देशों से भी ईरान का बिगाड़ हो चुका है। वो ईरान क्या अब ट्रंप का ऑफर मान लेगा? क्या ईरान वाकई डील की टेबल पर आ गया है? अगर ईरान की माने तो ट्रंप की तरफ से दिया गया ये बयान पूरी तरह से झूठा है, गलत है और बेबुनियाद है। ईरान कहता है हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का मीडिया कहता है कि ईरान के जिस टॉप लीडर से बातचीत हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि ईरानी संसद के चीफ मोहम्मद बागर गलीबाफ हैं। इसको लेकर धुआं एक्सियोस और जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट से उठा, जिसमें दावा किया गया कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ पर्दे के पीछे गलीबाफ ही बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या गलीबाफ को रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का सपोर्ट हासिल है? क्या गलीबाफ मुज्तबा के नाम पर फैसले ले रहे हैं, या फिर गलीबाफ मुज्तबा के खिलाफ डील के लिए आगे बढ़ गए हैं? क्योंकि अभी तक किसी भी लीडर ने खुलकर डील की बात नहीं की है। और तो और वाकई गलीबाफ अगर बात कर रहे हैं तो फिर ईरान में एक और सिविल वॉर शुरू हो सकती है। शायद इसी से निपटने के लिए अमेरिका सेना को इकट्ठा तो नहीं कर रहा ताकि मौजूदा रिजीम को चेंज किया जा सके और अपने मोहरे तेहरान में फिट किए जा सके। लेकिन ये सब आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ईरान की जनता मुज्तबा वाली रिजीम के सपोर्ट में खड़ी है। बल्कि ईरान तो कह रहा है कि 5 दिन की मोहलत अमेरिका की हार को दिखाता है। अमेरिका को यह एहसास हो गया था कि ईरान एक अस्तित्वगत संघर्ष में उलझ गया है और निश्चित रूप से अपनी धमकियों पर अमल करेगा। इसलिए कायरता दिखाते हुए ट्रंप पीछे हट गए। जो लोग इसे युद्ध विराम कह रहे हैं, तो उन्हें लेकर बता दो कि ईरान के लिए युद्ध का विराम नहीं हुआ है, बल्कि ये हमारी जीत है। ईरान में ट्रंप के शुभचिंतक की खबर पर ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने खुद भी इन दावों को नकार दिया है। उन्होंने लिखा, यूएस से कोई बातचीत नहीं हुई है। फेक न्यूज का इस्तेमाल कर तेल और वित्तीय बाजारों को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर मोहम्मद बागेर गलीबाफ का नाम कहां से आया, क्यों आया और कौन लाया? कहीं इसके पीछे कोई गेम तो नहीं? इन सवालों के बीच गलीबाफ के बारे में जानना भी जरूरी है। 64 साल के गलीबाफ आईआरजीसी के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। आईआरजीसी के एयरफोर्स यूनिट के प्रमुख भी रह चुके हैं। 1979 की क्रांति के बाद बसीज मिलिशिया में शामिल हुए थे। 2020 से लगातार संसद के अध्यक्ष बने हुए हैं। ईरान की जनता में खासे लोकप्रिय हैं और देशभक्त के तौर पर उनकी छवि है। कुल मिलाकर गलीबाफ ईरान की सत्ता में इस समय शीर्ष लोगों में शामिल हैं। लेकिन क्या वाकई उनसे अमेरिका बात कर रहा है? इसके ऊपर कोई पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो किससे बात हो रही है और क्या वाकई में बात हो भी रही है, नहीं हो रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के मिसाइल लॉन्च का एक वीडियो सामने आया है। इरबिल की ओर से मिसाइलें दागने का दावा किया गया है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमले का ये बड़ा दावा। आईआरजीसी साइबर कॉर्प्स ने इस वीडियो को जारी किया है कि कैसे मिसाइलें लगातार यहां पर दागी जा रही हैं। इराक में जो अमेरिकी बेस है उसको निशाना बनाया गया है, उस पर हमले का दावा किया गया है। आईआरजीसी साइबर कॉर्प्स ने इस वीडियो को जारी किया है और पहले ही ईरान इस बात को साफ कर चुका है कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन देशों में अमेरिकी बेस होंगे हम उनको तबाह करेंगे। तो ये दावा जो अमेरिका के लिए किया गया है, लगातार ईरान इस दावे को कर रहा है और उसी की बानगी ये बड़ा वीडियो जिसे आईआरजीसी की तरफ से जारी किया गया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने इरबिल पर किस तरीके से मिसाइलें दागी और उसके बाद हर तरफ ये देखिए धुआं नजर आया यूएस बेस पर। धमाके की दूसरी तस्वीर आप देखिए कि कैसे ये जो तस्वीरों में नजर आ रहा है इसे यूएस बेस ही बताया जा रहा है कि अमेरिकी बेस ये है और इसी को निशाना बनाया गया मिसाइल द्वारा।
और उसके बाद आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार यहाँ पर इलाके में साफ नजर आया। والله لنا لبناني ده لبناني ذاك والله لبناني تفرق तो ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप ने एक टीम बनाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वेंस समेत 5 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में JD वेंस इसमें शामिल हैं, मार्को रूबियो इसमें शामिल हैं, जेरेड कुशनर इसमें शामिल हैं, स्टीव विटकॉक इसमें शामिल हैं और मैं खुद भी इसमें शामिल हूं। तो एक बड़ी टीम यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपने चुनिंदा सदस्यों द्वारा बनाई गई है, जिसमें उपराष्ट्रपति JD वेंस समेत 5 लोगों के नाम शामिल हैं। मार्को रूबियो भी इसमें शामिल है और विश्वसनीय टीम इन्होंने बताया और कहा कि मैं खुद भी इसमें शामिल हूं और ये टीम युद्ध विराम के लिए जो बातचीत है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हीं के जरिए इस बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। JD is involved and Marco is involved and Jared Kushner is involved, very smart guy, and Steve Witkoff, smart guy, is involved. And I'm involved. If Iran had a nuclear weapon, they would have used it. And if I didn't end the horrible Barack Hussein Obama Iran nuclear deal in my first administration, they would have had a nuclear weapon 3 or 4 years ago. They would have used it, just obliterated their nuclear potential. इस बीच बड़ी खबर यूएन में इजराइल के राजदूत के बड़े बयान से जुड़ी हुई। यूएस ईरान की वार्ता में हम शामिल नहीं हैं, ये इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है। इजराइल ने यह भी कहा है कि हम ईरान पर हमला जारी रखेंगे। तो देखिए, ऑपरेशन की जो शुरुआत थी, हमलों की शुरुआत संयुक्त रूप से की गई, लेकिन बातचीत को संयुक्त रूप से नहीं किया जा रहा है। इजराइल में इसमें बिल्कुल तरीके से भागीदारी इजराइल ने नहीं दी है। इस बात को इजराइल ने साफ कर दिया है। बड़ा बयान दिया गया है यूएन में इजराइल के राजदूत द्वारा, जो कह रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच जो वार्ता हो रही है उसमें हम बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं, हम ईरान पर हमला जारी रखेंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल विवेक न्यूज रूम से हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, लगातार बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि हमलों की शुरुआत तो जॉइंटली की गई थी, यानी कि संयुक्त रूप से की गई थी। अब बातचीत में इजराइल शामिल क्यों नहीं होना चाहता है? वो तो सीधे तौर पर दगा दे रहा है, कह रहा है कि हम हमले करेंगे। देखिए, इजराइल के पास एक मौका है, जो उसके थ्रेट्स हैं, जो उस पूरे एरिया में जो थ्रेट्स हैं, ईरान हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, उनको ख़त्म करने का एक अपॉर्चुनिटी है इजराइल के पास। तो इजराइल इस मौके को जाने देना नहीं चाहता, ऐसा काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो ये एक रीज़न, एक कारण हो सकता है कि इजराइल ने अपना हाथ हटा लिया है यूएस के सपोर्ट से, जो कि आप देखना होगा कि जो पिछले 36 घंटे में जो भी बयान आए हैं यूएस के साइड से, उन सभी की ऑलमोस्ट खंडन किया है इजराइल साइड ने। जैसे ही ट्रंप ने बोला था कि 5 दिन का पॉज होगा, वैसे ही नेतन्याहू ने बोला था कि पॉज भले ही हो जाए लेकिन वो अपने अटैक्स को जारी रखेंगे ईरान के टारगेट्स पे। तो जो शुरू से जो एक जुगलबंदी दिख रही थी, वो थोड़ी टूटती हुई दिख रही है, जैसा आपने सही बताया। अटैक्स भले ही साथ में स्टार्ट हुए थे, लेकिन जो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि युद्ध को कैसे खत्म करना है, कहां तक लेके जाना है, इसमें सहमति बिल्कुल नहीं दिख रही है। इजराइल चाहता है कि वॉर कंटिन्यू रहे और यूएस चाहता है, अब जैसा कि देखने में लग रहा है कि यूएस चाहता है समझौता हो जाए। काफी सारे बयान आ रहे हैं कि समझौता होने वाला है, लेकिन ईरान दूसरी तरफ से बोल रहा है कि समझौता होने का कोई चांसेस अभी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो अलग अलग बयान आ रहे हैं, सिर्फ यूएस अकेला जो है अभी दिख रहा है जो बोलता हुआ कि नेगोशिएशंस हो सकते हैं। बिल्कुल विशाल, और ऐसे में विडंबना इस बात की भी है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका बातचीत की मेज पर बैठने के लिए तैयार हुआ है, अगर इजराइल हमले करता रहा तो क्या यह तनाव वहां पर कम हो पाएगा? क्या ईरान उन मांगों को मानेगा? ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको यूएन में इजराइल के राजदूत ने जो बड़ा बयान दिया था वो भी सुनवा देते हैं। First, I'm not familiar with our participation in such talks. It's important to note that we continue with the operation. As we speak, Israel and the US, we continue to target military targets in Iran, and we will continue to do that. Now, when you speak about negotiations, we know that at the end of any operation or conflict, you have to go to diplomacy. And we will make sure that the outcome will be that Iran will not have the nuclear capability, will not have the ballistic missiles capabilities. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में 5 दिनों के विश्राम का ऐलान किया है, लेकिन उस ऐलान के बीच पश्चिम एशिया में जो अमेरिका की सैन्य हलचल है वो बिल्कुल उलट नजर आ रही है।
अमेरिका की हलचलें युद्ध विराम, सीज फायर या शांति के तो बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं। तो आखिर ट्रंप के विश्राम काल को क्या माना जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 दिनों की मोहलत लेकर ट्रंप कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप के विश्राम काल में बहुत बड़ा धोखा है। ईरान के साथ क्या सबसे बड़े धोखे की तैयारी हो रही है? क्या बातचीत के नाम पर सेना की रिग्रुपिंग कर रहा है अमेरिका? शांति की कोशिश या ईरान के लिए डेथ ट्रैप? ये सारे बड़े सवाल उभरे हैं ट्रंप के ईरान के साथ 5 दिन हमला न करने के ऐलान के बाद कि आखिर घातक और भीषण हमले वाले अमेरिका ने अचानक 5 दिन तक युद्ध रोकने की बात क्यों कही? इसको लेकर जो सबसे ज्यादा प्रबल संकेत दिख रहे हैं वो अमेरिका के युद्ध में माइंड गेम को लेकर दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अचानक सामने आए और कहा कि ईरान के साथ बातचीत शुरू हो गई है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict, and I think it'll end it very, very substantially. We have very much in mind our partners in the Middle East. We've had great relationships with a lot of them, as you know. A lot of them were surprisingly hit, and I was surprised to see it, and so was everyone else. But we have they're very much in mind in the discussions. पहली बात तो ये कि स्पष्ट ही नहीं है कि बातचीत किससे हो रही है। दूसरी बात, ईरान कह रहा है कि उसकी अमेरिका के साथ कोई बातचीत ही नहीं हो रही। ऊपर से ट्रंप भी पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के सारे शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं और अब वहां बात करने के लिए कोई नहीं बचा, और ये सब कुछ ठीक है। तो आखिर अब ट्रंप बातचीत किससे कर रहे हैं? इसको लेकर संदेह के बादलों का घेरा तैयार होता है अमेरिकी सेना की पश्चिम में बढ़ती मौजूदगी और नए ट्रूप्स को पश्चिम एशिया में भेजे जाने की खबर से। अमेरिका के जंगी बेड़े और तमाम सैनिक पहले से ही ईरान के पास समंदर में और आसपास युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, और उन सब के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन खार्क द्वीप समूह पर नियंत्रण के लिए 82वें एयरबॉर्न डिवीजन के 3000 रैपिड रिस्पांस पैराट्रूपर्स को भेजने की तैयारी कर रहा है। इन घातक सैनिकों के पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के आसपास के समंदर को सैन्य किले में तब्दील कर रखा है। वो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर और आसपास के समंदर से ईरान के लिए चक्रव्यूह रच रहा है, जिसके लिए पहले से ही 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यूएसएस बॉक्सर एमपीवीएस असॉल्ट शिप, जिस पर 2200 मरीन कमांडो तैनात हैं, और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ लड़ाकू विमान भी हैं। अमेरिका का जंगी बेड़ा यूएसएस ट्रिपोली, जिस पर 2200 से ज्यादा मरीन कमांडो हैं, जिस पर हेलीकॉप्टर F-35B स्टील्थ फाइटर जेट भी तैनात हैं। इसके अलावा आईआरएफ के जवान स्टैंड बाय पर हैं। 150 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात हैं। परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड भी कुछ दूरी पर हैं। ये सारी अमेरिकी सेना ईरान को घेरे हुए खड़ी है या घेरने को तैयार है, और दूसरी तरफ नए ट्रूप्स को भेजने की तैयारी, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका ईरान से बातचीत का दावा कर रहा है, शांति की बात कर रहा है। तो सवाल तो उठेंगे ही कि कहीं ये अमेरिका का माइंड गेम तो नहीं, कहीं ये अमेरिका का दिमागी चक्रव्यूह तो नहीं है, कहीं शांति के नाम पर कब्जे की तैयारी तो नहीं कर रहा अमेरिका। हालांकि अमेरिका के 5 दिन वाले शांति काल को ईरान भी सही नहीं मानता, वो भी इसमें साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ईरानी सोर्सेस की तरफ से बयान आया है जिसके मुताबिक ट्रंप के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। ईरानी सेना को लगता है कि ट्रंप ने सीजफायर सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए वक्त ले सके। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि क्योंकि ईरान ने ट्रंप की 48 घंटे की धमकी का करारा जवाब दिया था, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जैसे को तैसा वाला बयान दिया था, इसीलिए ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। ईरान ने ट्रंप के इस बयान को
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करार दिया है और किसी भी तरह की बातचीत के नैरेटिव से इनकार किया है। ईरान का ये भी कहना है कि ट्रंप का ये बयान तेल की कीमतें कम करने के लिए एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है, लेकिन होर्मुज अब युद्ध से पहले वाली सिचुएशन में नहीं लौटेगा। यानी ईरान पहले से ही मान रहा है कि ट्रंप के विश्राम काल में कुछ न कुछ लोचा जरूर है और ट्रंप ने किसी न किसी मजबूरी या फिर किसी बड़ी वजह से ही 5 दिन के ब्रेक की बात कही है। सवाल ये उठता है, आखिर होने क्या वाला है? क्या ईरान का टाइम पूरा हो चुका है? क्या अमेरिका ईरान पर आखिरी शिकंजा कसने की तैयारी में पहुंच गया है, या फिर अभी भी पहले की तरह एक बार फिर ईरान अमेरिका और इजराइल को अपने पलटवार से चौंका देगा, या वाकई लंबी जंग खींचने से परेशान ट्रंप अब ईरान से शांति वार्ता करना चाहते हैं? सवाल और भी हैं जिनके जवाब फिलहाल मिलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अमेरिका ने 5 दिनों की मोहलत तो दे दी है, लेकिन हमले लगातार जारी है। किस और इशारा कर रहे हैं, आने वाला वक्त ही बता सकता है। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान को 15 प्रस्ताव दिए हैं। बातचीत के लिए ईरान को 15 प्रस्ताव दिए गए हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है और इसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए एक 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है और इस कदम को ट्रंप प्रशासन की उस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जिसके जरिए वो इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है। तो ये 15 प्रस्ताव कौन कौन से, एक एक करके हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो 1 महीने का युद्ध विराम इसमें शामिल है। परमाणु प्रोजेक्ट खत्म करना भी इसमें शामिल है। परमाणु हथियारों को खत्म करना होगा। यूरेनियम संवर्धन को बंद करना होगा। परमाणु सामग्री IAEA को सौंपनी होगी। नातांज, इस्फहान, फोर्डो को भी बंद करने का इसमें प्रस्ताव शामिल है। IAEA को बिना रोक टोक निरीक्षण की अनुमति देनी होगी। खाड़ी में प्रॉक्सी गुटों को छोड़ना होगा। साथ ही प्रॉक्सी गुटों वित्तीय सैन्य मदद उनकी रोकनी होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखना होगा। मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना होगा। सिर्फ रक्षात्मक मिलिट्री रखनी होगी। सभी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। बुशहर में सिर्फ परमाणु ऊर्जा का समर्थन होगा। और आखिरी और 15वां जो बात है इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बैन को खत्म करने को लेकर है। तो 15 प्रस्ताव सामने रखे गए हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान इनको मानता है या इनमें कोई संशोधन करवाता है, क्योंकि ईरान तो लगातार कह रहा है कि हम तो बातचीत में हैं ही नहीं और हमारी तरफ से कोई प्रस्ताव बातचीत का नहीं रखा गया। हालांकि इस बात को सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ही कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। 5 दिनों का युद्ध विराम का ऐलान उन्होंने किया। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के तेल अवीव में बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल हमले से रिहायशी इमारत को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हमले में करीब 7 लोगों के जख्मी होने की खबर है। सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर यह बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद इलाके में कैसे अफरा तफरी मच गई, जो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। आप ये देखिए कि कैसे ये पूरी इमारत जो है क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आई। 7 लोग जख्मी हुए हैं। सेंट्रल इजराइल का इलाका जहां पर कई जगहों पर जबरदस्त अटैक की खबर सामने आ रही है। तेल अवीव में बड़े हमले हुए हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से ये इमारतें धाराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। तो भाई बड़ी खबर उत्तरी इजराइल से सामने आ रही है और यहाँ पर लेबनान से बड़ा हमला हुआ है। लेबनान से कई मिसाइलें यहाँ पर दागी गई और हमले में किसी के हताहत होने की हालांकि जानकारी नहीं है, लेकिन इसे बड़ा हमला माना जा रहा है या फिर यूं कहे कि जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि इजराइल लगातार कहर बनकर लेबनान पर टूट रहा है। अब इसी बाबत लेबनान ने भी पलटवार किया है और किस तरीके से हमला किया है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि उत्तरी इजराइल में जब यह हमला किया गया किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन भारी नुकसान वहां पर पहुंचा है। कई मिसाइलें लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल में दागी गई हैं। तो इजराइल हालांकि इस बात को साफ कर चुका है कि वो ईरान पर हमले नहीं रोकेगा। उसकी कई बड़ी वजह भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी वजह है कि लेबनान पर कब्जा करने को लेकर, और इसी बाबत वो लगातार लेबनान पर शिकंजा कसे हुए हैं। कहर बनकर लेबनान पर टूट रहा है। तो वहीं लेबनान भी अब पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेबनान की तरफ से भी अटैक्स किए जा रहे हैं, बड़े हमले किए जा रहे हैं।
तो अमेरिका इजराइल की तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है, तो वहीं ईरान के नेताओं ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। ईरान ये कह रहा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी डबल भरपाई करेंगे। कोई आंख खराब करेगा तो सर काट कर बदला लेंगे। यानी कह सकते हैं कि ईरान ने अब युद्ध में उठा ली है अपनी आखिरी कसम। ट्रंप का दावा, बातचीत हुई। ईरान बोला, झूठा है अमेरिका। युद्ध की डोर अब ईरान के हाथ। अमेरिका को ईरान की चेतावनी। गारंटी दो, वरना आंख के बदले सिर। ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम में बस चंद ही घंटे बचे थे, तभी ट्रंप अपनी ही दी हुई चेतावनी से पलट गए और बोले कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, ईरान सौदा करना चाहता है। They want to make a deal, and we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. इस बयान से लगा कि पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब रुक सकती है। लगा जैसे ईरान अमेरिका से बातचीत कर रहा है और सभी देश शांति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी ईरान ने ये साफ कर दिया कि अमेरिका से उनकी कोई बात नहीं हुई, बल्कि ईरान की तरफ से और भी सख्त बयान आया। ईरान ने अमेरिका को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली और कहा कि अब आंख के बदले आंख नहीं, बल्कि आंख के बदले सिर होगा। ये चेतावनी ईरान के सैन्य सलाहकार मोहसिन रज़ई ने दी। उन्होंने कहा, जब तक हमारी सभी शर्तें पूरी नहीं होती तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान को अपने नुकसान का पूरा मुआवजा चाहिए, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गारंटी दी जानी चाहिए कि अमेरिका आगे उनके मामलों में दखल नहीं देगा, वरना इस बार जवाब पहले जैसा नहीं होगा। इस बार आंख के बदले आंख नहीं, बल्कि आंख के बदले सिर होगा। विरोधियों को गल्फ एरिया छोड़ना पड़ेगा। रज़ई ने ये भी कहा कि ईरान की सेना पूरी ताकत के साथ कार्रवाई कर रही है और युद्ध के दौरान दबाव बनाए रखने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ईरान जो धमकी दे रहा है कि अगर तुमने आग निकाली तो हम तुम्हारा सर काट देंगे, इसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो रशिया और चाइना की सपोर्ट, मैटीरियली भी और इमैटीरियली भी, यानी कि मॉरल भी और नॉन मॉरल भी। और दूसरा ईरान की वो हथियार जो पानी के नीचे हैं और छुपे हुए हैं, जैसे उसकी मिनी सबमरीन विद इलेक्ट्रॉनिक इंजन एंड नो नॉइज, एंड सिमिलरली उसकी सुसाइडल स्पीड बोट विद ए स्पीड ऑफ 60 नॉट, और प्लस उसकी एंटीशिप मिसाइल जो केशव आइलैंड जैसे अंडरनीथ अंडरग्राउंड में छुपे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। रज़ई ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा चैलेंज देते हुए अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम दिया है। ईरान की तरफ से आए इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इस युद्ध की डोर ईरान के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से बड़ा अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इराकी लड़ाकों ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। अमेरिकी रडार सिस्टम पर ड्रोन से इस बड़े अटैक को किया गया है, तो किस कदर महायुद्ध में सबसे ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। अमेरिकी रडार सिस्टम पर ड्रोन से ये बड़ा हमला किया गया है। पहले सटीक निशाना और उसके बाद ये बड़ा धमाका। इराकी लड़ाकों ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। अमेरिकी रडार सिस्टम पर ड्रोन से बड़ा अटैक और उसकी ये बड़ी तस्वीरें कि कैसे पहले निशाना साधा गया, उसके बाद बड़ा धमाका किया गया। तो अमेरिकी बेस हो या रडार सिस्टम हो, चुन चुन कर बड़े अटैक्स उस पर किए जा रहे हैं। तो
वहीं सऊदी और यूएई पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। जंग में सऊदी यूएई ने अच्छा सहयोग किया है, अमेरिका ने ये कहा। अमेरिका ने कहा कि कतर का सहयोग शानदार रहा है। तो अमेरिका की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि कैसे सऊदी और यूएई किस तरीके से इस जंग में अच्छा सहयोग करते आए हैं। कतर का सहयोग भी शानदार रहा है। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। Saudi Arabia has been excellent, and UAE excellent, and I will tell you, Qatar incredible. Qatar took a hit, a pretty bad hit. Qatar is very close. You know, they're essentially, you can walk right over the border. Qatar took a hit. They've been great. They've been very strong. तो पश्चिम एशिया रही जंग अब 26वें दिन आ पहुंची है। जब ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का दावा किया तो लगा जैसे ये युद्ध थमने वाला है, लेकिन ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उधर हमले रोकने के लिए इजराइल भी ट्रंप से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या अमेरिका और इजराइल अब इस जंग में अलग अलग हो गए हैं? क्या ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे के फैसले से सहमत नहीं हैं? क्या नेतन्याहू ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान पर हमलों को लेकर दोनों के सुर अलग अलग लग रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर कार्रवाई को 5 दिन के लिए टालने की बात कही। ईरान के साथ बातचीत का दावा किया और ये भी कहा कि नेतन्याहू को भी इस प्रस्ताव पर खुशी होगी। तो लगा कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही शायद युद्ध खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to. My life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen. We were expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. लेकिन जब नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ करते हुए कहा कि वो ईरान पर हमले जारी रखेगा, तो ये साफ हो गया कि इजराइल ने ट्रंप के फैसले से किनारा कर लिया है। नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान पर हमले जारी रखेंगे और अपने हितों की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. अमेरिका की तरफ से आए बयानों से ऐसा लगा कि शायद ये युद्ध खत्म होने की तरफ है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने ट्रंप को झूठ कहा और इजराइल ने ईरान पर हमले जारी रखने की बात कही, उससे लगता है कि ये युद्ध इतनी जल्दी थमने वाला नहीं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि हमने ये जंग जीत ली है।
ईरान पूरी तरीके से हार चुका है। सैन्य रूप से ईरान खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया कि सैन्य रूप से ईरान खत्म हो चुका है, ईरान पूरी तरीके से हार चुका है और हमने ये जंग जीत ली है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बयान देते हैं उसके अलग अलग मायने अब निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि युद्ध रोका जाए, युद्ध विराम की पेशकश की है, प्रस्ताव भेजा, और अब कह रहे हैं हमने तो जंग जीत ली है, ईरान तो हार चुका है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. They're totally defeated. Militarily, they are dead. और अब बात उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की करेंगे जिस पर आकर ये पूरी लड़ाई रुक गई है, जिस रास्ते ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है, जिस पर ईरान का दबदबा रहता है। उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका किस तरीके से कंट्रोल में लाएगा? क्या वो ऐसा कर भी पाएगा या फिर ईरान की बारूदी सुरंगों के आगे बड़े बड़े हथियार फेल हो जाएंगे? जंग की अहम कड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां ईरान ने बिछा रखी हैं बारूदी सुरंगें। इन बारूदी सुरंगों से जहाजों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। ईरान की बनाई इस बारूदी सुरंग से दुनिया के सभी देशों को खतरा है। इस जल मार्ग में बिछी बारूदी सुरंग से यहां से आने जाने वाले जहाजों पर हर वक्त बम विस्फोट का खतरा बना रहता है, क्योंकि इस सुरंग का रिमोट कंट्रोल ईरान के हाथ में है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ईरान ने इस जल मार्ग में कम से कम 1 दर्जन बारूदी सुरंगें तैनात कर रखी हैं। ईरान इन सुरंगों को बिछाने के लिए छोटी नौकाओं का इस्तेमाल कर रहा है, जो हर चक्कर में 2 से 3 सुरंगें ले जा सकती हैं। ईरान ने साफ कहा है कि ईरान के दुश्मनों के लिए इस रास्ते को बंद करने का वो पूरा अधिकार रखते हैं। हम बहुत ही बुद्धिमता से होर्मुज को नियंत्रित करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कितना दबदबा है, ये बात अमेरिका भी जानता है। इसीलिए उसने हॉर्मुज पर काबू पाने के लिए अपने सैनिकों की तैनाती उस इलाके में की थी, अपने खास जहाज वहां उतारे थे। ये पूरी लड़ाई अब हॉर्मुज पर आकर रुक गई है। Control of it. Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By whom? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from. तो वहीं ये भी सामने आया है कि पेंटागन ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए इमीडिएट रिस्पांस फोर्स के लगभग 3000 पैरा ट्रूपर्स को भेजने की तैयारी कर रहा है। ये यूनिट दुनिया में कहीं भी 18 घंटे के भीतर तैनात होने में सक्षम है। पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, जिसकी चौड़ाई करीब कम से कम 30 किलोमीटर है, ईरान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 22 किलोमीटर है, और वहां पे केशम आइलैंड, जिसके नीचे मिसाइल सिटी, जिसके अंदर तरह तरह की बोट, नेवल ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन वगैरह जो दुश्मन के जहाज को ध्वस्त कर सकती हैं। उधर अमेरिका भी इस एरिया के अंदर अपने 3 डिस्ट्रॉयर और एक यूएसएस त्रिपोली जो एम्फीबियस शिप है 5000 मेरीन्स के साथ भेज रहा है खर्ग आइलैंड के ऊपर, उसे रोकने के लिए या उसके ऊपर कब्जा करने के लिए, जिससे ईरान का तेल आना बंद होगा। और इधर ईरान अपनी हरकत कर रहा है, यानी लगता है कि हॉर्मुज में और बड़ी लड़ाई होने वाली। खार्ग द्वीप ईरान का सबसे प्रमुख तेल निर्यात हब है, जहां से देश का लगभग 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। इस पर नियंत्रण का उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए मजबूर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच बड़ी खबर इजरायली हमले से जुड़ी हुई। इजरायल ने ईरान पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं।
अब ईरान की मिसाइलें आधी रह गई हैं, इजराइल की तरफ से ये कहा गया। ईरान पर सिर्फ 10 मिसाइल दाग रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कैसे इजराइल लगातार हमले कर रहा है। 100 से ज्यादा मिसाइलें वो दाग चुका है और इजराइल का बड़ा दावा यह है कि अब ईरान के पास जो मिसाइल है वो आधी रह गई है। क्या ये हमले जानबूझ के किए जा रहे हैं जिससे कि ईरान की जो हथियारों का जखीरा है, सैन्य ताकत है, उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके? सुनिए। כבר ביום הראשון למבצע. הם ירו פחות מ-100 ביום הראשון וחצי מהכמות הזו ביום השני. אנחנו שיבשנו את הכוונות האלה ואנחנו ממשיכים לשבש אותן. כמות השיגורים ירדה מהר מאוד. הממוצע הוא פחות או יותר כ10 טילים ביום. המשטר מנסה לרכז מאמץ אחת לכמה ימים, להמשיך להכות בחיזבאללה ולהעמיק את הפגיעה בו. אנחנו ממשיכים בעיבוי וחיזוק הפעילות הקרקעית. תגברנו את פיקוד הצפון בכוחות נוספים שהצטרפו ללחימה כבר בימים הקרובים. במקביל תקפנו והשמדנו הלילה מפקדות נוספות של חיזבאללה. תקפנו את כוח רדואן ותקפנו מפקדה. तो वही ईरान के इस्फहान पर इजराइल का बड़ा हमला देखने को मिला है। IRGC के मिसाइल सेंटर पर इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है। ईरान के इस्फहान शहर में ये मिसाइल साइट पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। इजराइल का ये दावा है कि ईरान यहां से मिसाइल अटैक कर रहा था। बड़ा दावा किया गया इजराइल की तरफ से कि ईरान यहां से मिसाइल अटैक कर रहा था और इसीलिए इस्फहान शहर में मिसाइल साइट पर इजराइल ने ये बड़ा हमला किया, जिसकी तस्वीरें एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ राख होता हुआ भी नजर आ रहा है। अंदर की तस्वीरें भी आप देखिए। इस्फहान पर बड़ा हमला, IRGC के मिसाइल सेंटर पर इजराइल ने यह अटैक किया है, जिसको लेकर इजराइल की तरफ से बड़ा दावा भी किया गया है कि ईरान यहां से मिसाइल अटैक लगातार कर रहा था। इसकी पुख्ता जानकारी इंटेलिजेंस इनपुट से हमको मिली और उसके बाद इस पर बड़ा हमला किया गया है। तो एक बड़ा रिसोर्स ईरान के लिए रहा। ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान ईरान के लिए से माना जा सकता है, क्योंकि IRGC के मिसाइल सेंटर को रूप में इसे देखा जाता था और इसको लेकर इजराइल ये दावा भी कर रहा है कि मिसाइल अटैक जितने भी हो रहे हैं वो यहीं से ईरान कर रहा था। इस बीच अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान ने जवाब दिया है। WSG की रिपोर्ट में यह खुलासा, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस बंद हो। ईरान ने यह आगे कहा है, ईरान पर सभी बैन हटाए जाएं, हिजबुल्लाह पर हमले रोके जाएं। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर है जो अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से सामने आई है। विशाल विवेक न्यूज रूम से एक बार साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या ये जवाब उसी प्रस्ताव के रूप में देखा जा रहा है जो अमेरिका की तरफ से भेजा गया, क्या उसी का जवाब इसे माना जाए? जी, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो 15 पॉइंट के रिपोर्ट आए थे उसके जस्ट 1-2 घंटे में ही ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने 3 बड़े कंडीशंस रखे हैं। ये जो 3 कंडीशंस हैं इन पे अमल करना यूएस और इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। पहला पॉइंट तो ये है कि यूएस के जितने सारे मिलिट्री बेसेस हैं पूरे वेस्ट एशिया में उनको हटाने की बात की गई है। तो ये करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन होगा, क्योंकि दशकों लगाए हैं यूएस ने उन बेसेस को बनाने में। 50,000 ट्रूप्स रहते हैं, 27 अलग अलग बेसेस हैं पूरे वेस्ट एशिया में। उनको रातों रात हटाना या हटाने की बात भी करना बहुत मुश्किल लग रहा है अभी। और दूसरा पॉइंट है ये कि हिजबुल्लाह पे जो हमले हो रहे हैं इजराइल के साइड से, उनको बंद करवाना चाहते हैं। तो हिजबुल्लाह को खत्म करने का इजराइल का जो इरादा जो पक्का होता हुआ दिख रहा है, वो उनको पीछे हटने में मजबूर नहीं करेगा। तो वो पीछे तो हटने नहीं वाले इजराइल, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और तीसरा जो है, जो शिप्स जो इजराइल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं उनके ऊपर एक फी रखना चाहते हैं ईरान। और काफी रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ऑलरेडी वो करीब $2 मिलियन हर शिप से ले रहे हैं, काफी रिपोर्ट से बता रहे हैं। तो उसको फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, उसको आधिकारिक तौर पे एक रखना चाहते हैं। तो ये मुश्किल तो लगता है, बट ये काफी नेगोशिएशंस, काफी बातचीत हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। तो ये हो सकता है हो भी जाए, लेकिन जो बाकी 2 पॉइंट्स हैं वो उस पर तो अमल करना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है अभी। बिल्कुल विशाल, इस बात से कम ये तो समझ में आ रहा है कि ईरान बातचीत के लिए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो खारिज करते आ रहा था तमाम दावों को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको सबसे पहले अब ये बता देते हैं कि अमेरिका ने ईरान को प्रस्ताव क्या भेजा है, जिसका जवाब जो ईरान की तरफ से आया, जिस पर भी हमने चर्चा की। उसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 1 महीने का युद्ध विराम उसमें शामिल किया जाए। दूसरा, परमाणु प्रोजेक्ट को खत्म करना। तीसरा, परमाणु हथियारों को खत्म करना शामिल है। इसके अलावा यूरेनियम संवर्धन को बंद करना होगा। परमाणु सामग्री IAEA को सौंपनी होगी, ये बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा नतांज, इस्फहान, फोर्डो को बंद करना होगा और वहीं IAEA को बिना रोक टोक निरीक्षण की अनुमति देनी होगी। साथ ही खाड़ी में जो तमाम प्रॉक्सी गुड्स हैं उनको छोड़ना होगा
प्रॉक्सी गुटों को जो वित्तीय सैन्य मदद है वो रोकनी होगी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट, देखिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है, उसे खुला रखने को कहा गया है। मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने के लिए बात शामिल की गई है, तो वहीं रक्षात्मक मिलिट्री रखने की भी बात इसमें शामिल है। सभी प्रतिबंध हटाने को कहा जाएगा। बुशर में सिर्फ परमाणु ऊर्जा का समर्थन किया जाए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बैन को खत्म करना होगा। ये वो 15 प्रस्ताव हैं जो अमेरिका की तरफ से ईरान को भेजे गए हैं, जिसका जवाब ईरान ने दिया है अपने 3 मुख्य बिंदुओं के साथ। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका इन प्रस्तावों को मानता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध को लेकर अब उत्तर कोरिया का बड़ा बयान सामने आया। किम जोंग उन ने अमेरिका पर राज्य आतंकवाद का बड़ा आरोप लगाया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दी है। परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था, किसी भी तरह की धमकी का निर्दयता से जवाब दिया जाएगा, किम जोंग उन इस बात को कह रहे हैं। तो उत्तर कोरिया भी अब अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हुए और सीधे तौर पर बड़ा आरोप अमेरिका पर लगाते हुए कहा कि राज्य आतंकवाद को बढ़ावा अमेरिका दे रहा है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दे दी है और साथ ही परमाणु हथियार रखने के फैसले को बिल्कुल सही उत्तर कोरिया ने बताया है और कहा है कि किसी भी तरीके की धमकी का पूरी निर्दयता से जवाब दिया जाएगा। तो महायुद्ध के बीच एक नए खतरे का फ्रंट नॉर्थ कोरिया में भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा फ्रंट जिसने दुनिया में और विध्वंसक जंग की टाइमलाइन को एक्टिव कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है। एक तरफ पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइलें लगातार बरस रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुदूर पूर्व से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसी हुंकार भरी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर सियोल तक हड़कंप मचा दी। किम ने मिसाइल टेस्ट से क्या मैसेज दिया? किम का परमाणु बम बिकाऊ नहीं है। किम की नई परमाणु प्रतिज्ञा क्या है? प्योंगयांग की सुप्रीम पीपल्स असेंबली में किम जोंग उन के शब्द किसी धमाके से कम नहीं थे। किम ने न सिर्फ दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया, बल्कि अपनी परमाणु नीति को देश के संविधान में इस तरह जड़ दिया है कि अब इसे पीछे नहीं खींचा जा सकता। किम ने दुनिया को बता दिया, हम किसी भी कीमत पर अपने परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें 100 साल तक प्रतिबंधों का सामना क्यों न करना पड़े। जानकारों का मानना है कि किम ने अब परमाणु निशस्त्रीकरण के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका के करीब 750 मिलिट्री बेसिस हैं, किसी और देश के तो नहीं है। लिहाजा अमेरिका के दुश्मन भी बहुत हैं और दुश्मन के दुश्मन प्राकृतिक और स्वाभाविक आपस में दोस्त हो जाते हैं। बस यही बात है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर अमेरिका और इजराइल 28 फरवरी को ईरान के ऊपर आक्रमण न करते तो अगले 2 दिन में नॉर्थ कोरिया का एटॉमिक बम रशिया के थ्रू ईरान में आने वाला था। किम की इस जिद के पीछे एक बड़ा डर है ईरान जैसा अंजाम। ईरान ने साल की शुरुआत में परमाणु डील पर बातचीत की मेज पर आने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। किम जोंग उन की नजर ईरान युद्ध पर ही है। तानाशाह ने देखा कि जिस ईरान ने बातचीत का रास्ता चुना, उसके बुनियादी ढांचे आज मलबे में तब्दील हो रहे हैं। इजराइल अमेरिका ने तेहरान को धुआं कर दिया। किम की नजर में ईरान की गलती नरमी थी और वो इस गलती को दोहराना नहीं चाहता। पड़ोस के खतरे को देखते हुए उत्तर कोरिया ने 2026 के लिए अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है। कुल खर्च का लगभग 16% हिस्सा अब सीधे तौर पर परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम में झोंका जा रहा है। किम अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि हमले की मुद्रा में है।
अगर किम को लगा कि उनकी सत्ता को खतरा है तो नई नीति के तहत उनका परमाणु वार ऑटोमेटिक होगा, यानी बातचीत की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। ईरान पर हुए हमलों ने किम जोंग उन को ये यकीन दिला दिया है कि अमेरिका पर भरोसा करना आत्मघाती है। किम अब परमाणु हथियारों को सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की गारंटी मानते हैं। ये ग्लोबल सिक्योरिटी में अब तक का सबसे बड़ा रेड सिग्नल है। किम की बातों से एक बात क्लियर है, ईरान की जलती हुई तस्वीरें प्योंगयांग के इरादों को और फौलादी बना रही हैं। दुनिया अब दो खेमों में बंट चुकी है और किम की इरिवर्सिबल धमकी ने शांति को मिसाइल में बंद कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध का नया मोर्चा कोरिया में ही खुल जाए, क्योंकि किम कब क्या कर जाए किसी को नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात, अगर किम की तरह ईरान ही एटमी पावर मुल्क वाली धमकी देता तो क्या अमेरिका महायुद्ध शुरू करने की हिमाकत करता? यानी परमाणु बम ही अब देशों की सुरक्षा की गारंटी है।